नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोमवार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धान खरीदी केंद्रों पर समय पर धान का उठाव नहीं होने से हालात गंभीर हो गए हैं। भंडारण की भारी समस्या के चलते धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों ने 9 जनवरी 2026 से खरीदी बंद करने की चेतावनी दी है। किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। बीजापुर जिले के धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था किसानों और कर्मचारियों दोनों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। जिले के कुल 30 उपार्जन केंद्रों में 5 जनवरी 2026 तक 48,842 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक केवल 1,084 मीट्रिक टन यानी महज 2.22% धान का ही उठाव हो सका है। धान का समय पर उठाव न होने से गोदाम और खुले मैदान पूरी तरह भर चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि नए धान को रखने के लिए जगह नहीं बची है, जिसके कारण कई किसानों को अपना धान लेकर वापस लौटना पड़ रहा है। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने मांग की है कि जिला विपणन अधिकारी को तत्काल धान उठाव के निर्देश दिए जाएं और अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्थाएं की जाए। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो 9 जनवरी से धान खरीदी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। धान मंडी प्रबंधकों ने धान उठाव को लेकर कलेक्टर को चेतावनी दी कि 9 तारीख तक अगर धान मंडियों से उठाव नहीं होगा तो 9 तारीख से खरीदी बंद की जाए। ऐसे में अब जितने भी किसान धान बेचने वाले हैं उनका धान का क्या होगा और इस पर जिला प्रशासन क्या धान उठाव को लेकर और कितने जल्दी, अगर आज उठाव नहीं होगा तो कल से बंद होगा। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है। 9 तारीख से पूरे जिले भर में मंडियों में धान खरीदी बंद होगी। क्यों, किस कारण? ये हमारे साथ धान मंडी के जो प्रबंधक है जुड़े हुए हैं, इनसे पूरा जानने का प्रयास करते हैं कारण क्या हो सकता है कि धान मंडियों को 9 तारीख से खरीदी बंद करने का। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं जी प्रसाद प्रबंधक। जी सर, कल 9 तारीख है, 9 तारीख के आप लोग कलेक्टर को एक ज्ञापन के माध्यम से आप लोग चेतावनी दिए कि 9 तारीख से धान मंडियों में धान खरीदी बंद होगा। क्या कलेक्टर साहब से मुलाकात की है, एक ज्ञापन भी सौंप दिए धान खरीदी उठाव के लिए। 8 तारीख तक अगर धान उठाव चालू नहीं होता तो 9 तारीख से खरीदी बंद रखेंगे और खरीदी अगर आज तक उठाव चालू नहीं होगा तो कल खरीदी बंद रखेंगे। अपने पास जगह भी नहीं है रखने के लिए, बहुत खरीदी हो चुका है। अचानक बारिश हो गया तो आप तो जानते बस्तर में इस महीने में बारिश होना, अभी अपना आम हो गया, चार फल हो गया, फूल खिलने लग रहे हैं। उस समय में ये जो बारिश बिल्कुल होती है, वर्षा होती है, तो इसमें तो आप लोगों को काफी परेशानी होगा अगर धान उठाव नहीं होगा। अभी तो रखे हैं तिरपाल वगैरह इमरजेंसी पानी होने से बचाव के लिए, लेकिन इसके बाद अगर उठाव नहीं होगा तो रखने के लिए जगह भी नहीं है। उतना तिरपाल अपन खरीद भी नहीं सकती है समिति और सुरक्षा करने में बहुत परेशानी है। तिरपाल में कैसे बचा पाते हो कि हवा हुआ नहीं बचा पाते सर। तिरपाल होते थे तो बांध लेते हैं, लेकिन हवा से तो कुछ भी नहीं, बारिश से क्या बचा सकते हैं। कल फिर क्या है, पूरे जिले भर में धान मंडी बंद, पूरा जिला बंद रहेगा कल धान खरीदी। कल पूरे जिले भर में धान मंडी बंद रहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खुला मैदान में धान खरीदी की जा रही है। ना यहाँ पे ना किसी प्रकार का शेड है पर एक सेट है वो लगभग ज्यादा ना लंबा है ना बड़ा है। इतने बड़े ग्राउंड में मैदान में धान बोरी आपको नजर आ रहा होगा। अगर ऐसे खुला मैदान में धान खरीदी होगा, होने के बाद बोरी वहां पे रखेंगे, जिस दिन अचानक बारिश होगी उस दिन धान का क्या हाल होगा। और क्योंकि ये जो बस्तर का ये अंतिम क्षेत्र है, बीजापुर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे तेलंगाना का जो बॉर्डर में चटा हुआ है। तेलंगाना में हमेशा एनी टाइम बारिश होती रहती है, वहां का बारिश यहाँ पे पहुंचता है। ऐसे में यहाँ का जिला प्रशासन धान को उठाने में तैयारी कर रही है, जबकि प्रबंधकों के द्वारा 9 तारीख तक उठाने का निर्देश
ज्ञापन सौंपा है। अगर आज तक, आज 8 तारीख है, आज तो किसी प्रकार का उठाव नहीं हो रहा है, हमें भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज उठाव नहीं हो रहा है, मैंने कल जिले भर में धान मंडियों में धान खरीदी बंद होगी। देखना होगा कबाड़ लगने के बाद जिला प्रशासन और कलेक्टर क्या निर्णय लेंगे इस धान मंडी खरीदी केंद्रों को लेकर। कर्मचारी संघ का कहना है कि लंबे समय तक धान पड़े रहने से उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को होगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी जल्दी इस समस्या पर संज्ञान लेकर धान उठाव और भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने निवास स्थान पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र यादव ने बीते दिनों किए गए सत्याग्रह का उल्लेख करते हुए कहा है कि उस दौरान बीएसपी प्रबंधन से कई अहम मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल को निजीकरण से मुक्त कर रखने, वहां कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और पुराने कर्मचारियों को पूर्व की तरह इलाज की सुविधा जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही मैत्री गार्डन को निजी क्षेत्र में नहीं सौंपने पर भी सहमति बनी थी। भिलाई की सम्मानित जनता के विशेष सहयोग से हम लोगों ने 5 दिन का उपवास किया और भिलाई इस्पात संयंत्र से, तेल से, भिलाई टाउनशिप से जुड़ी हुई भिलाई कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक, ठेका श्रमिकों से जुड़े हुए विषयों पर अपनी बात रखी। 5 दिन के उपवास के बाद सेक्टर 9 अस्पताल को किसी को लीज पर नहीं दिया जाएगा, मैत्री बाग किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया जाएगा, इससे सहमति बनी। उसके अलावा जो विषय हैं उनमें अभी तक स्पष्टता नहीं आई। इस तरफ करिए थोड़ा। बीजापुर के भोपालपट्टन क्षेत्र में स्थानीय विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने 2 आदिवासी युवकों को बीजेपी नेता द्वारा शांति भंग की आशंका के तहत जेल भेजने के मामले पर विरोध जताया है, जिसे लेकर विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आप बता दें कि आपत्ति दर्ज कराई गई है। वहीं इसकी जानते हैं कि 5 तारीख को एक घटना भोपालपट्टनम में घटता है, जिसमें ये एक प्रेस रिलीज पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया इस प्रेस रिलीज के माध्यम से कि भाजपा युवा मोर्चा के जिला महासचिव की सुरक्षा गार्ड की रेकी किए जाने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियों पर अलर्ट मोड पर आ गई है। वो इसको अभी आप सबको विस्तृत करेंगे। किस तरीके से जो प्रेस रिलीज किया गया था प्रशासन के द्वारा या फिर भाजपा पार्टी के द्वारा, घटना 5 तारीख की है, जहां पर कर्तवाया हमारे अदुपल्ली निवासी युवक, आदिवासी युवक है जो संदीप तलांडी है, और एक कर्तवाया के आदिवासी युवक है रमेश आतरम। ये दोनों ही भोपालपट्टनम आए हुए थे और भोपालपट्टनम में जो कॉलेज वाली रोड से आकर शायद जहां पर उनके परिजनों के द्वारा हमें बताया अवगत कराया गया कि वहां पर जो भाजपा के युवा मोर्चा के शायद महासचिव हैं बिलाल खान जी, उनके घर में खड़े हुए थे या रुके हुए थे या शायद मिलने गए हुए थे। तो उस बात को लेकर जबरन एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए उन दोनों ही आदिवासी नवयुवकों को एक आज भी जेल में है, जेल भेजने का काम भाजपा से जुड़े हुए भाजपा के नेता कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दुर्ग के जिला एवं सत्र न्यायालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही जिला कोर्ट में सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने सतर्कता अपनाते हुए
चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बता दें कि इस संबंध में पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम डेली रूटीन की चेकिंग कर रहे हैं। आम जनता को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोर्ट परिसर में अभी तक जो सूचना, प्रारंभिक सूचना आई है उसमें यह है कि राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में ईमेल आया है और वहां छत्तीसगढ़ के जितने भी न्यायालय हैं उनमें बम ब्लास्ट और कोर्ट के ऐसे उड़ाने की धमकी मिली है। अभी तक ये सूचना तो नहीं मिली, लेकिन कुछ वकीलों के द्वारा बताया गया है। इसके कारण यहाँ पर पूरा चेकिंग चल रही है और जितने भी सीआरपीएफ के जवान हैं वो सब चेकिंग में लगे हुए हैं, पूरा चेक कर रहे हैं। और चूंकि दुर्ग जिला औद्योगिक जिला होने के कारण सेंसिटिव है, तो इस धमकी को बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है। आज जिला अधिवक्ता संघ को ऐसी जानकारी हुई यहाँ के जो प्रशासन है उसके सूत्रों से कि तमिलनाडु का कोई संगठन है जिसने एक ईमेल के माध्यम से भय बनाने का प्रयास किया है कि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर के जितने न्यायालय हैं उनको सबको बम से उड़ा दूंगा ऐसा करके। और उनका कोई मामला है तमिलनाडु, किसी मामले में उनको सजा हुई है, उसी मामलों से आहत होकर कोई संगठन है, उसने ये बोला कि हम लोग आज दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर जितने बड़ा न्यायालय सब में बम रख के बम से पूरे उसको उड़ा देंगे। सर, न्यायालय परिसर में पुलिस डिप्लॉयमेंट भारी संख्या में देखने को मिल रही है, क्या कुछ मैसेज आया है, क्या कुछ बात है? देखिए, एहतियात के तौर पे जो हम लोग हर हफ्ते जो चेकिंग कराते हैं वो हर हफ्ते रूटीन के तहत हम लोग चेकिंग करा रहे हैं और डीएफएमडी लगाया गया है और जो भी आगंतुक लोग आए हैं उनकी फ्रिस्किंग करके ही अंदर जान दे रहे हैं। क्या कोई धमकी उनकी मिला है? नहीं, धमकी अभी नहीं मिला है। जो हमारा जो रूटीन चेकअप रहता है, रूटीन चेकिंग जो न्यायालय परिसर में करते हैं उसकी है। ये चेकिंग सिर्फ आज के लिए है या नहीं, हर हफ्ते होती है जी? अलग अलग न्यायालय में भी कुछ ऐसी बात सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, हमारा हम लोग दुर्ग शहर को देखते हैं, दुर्ग न्यायालय के संबंध में हमारा जो रूटीन चेकअप है वो चेकिंग रहता है, वो हम कर रहे हैं। कोई डरने की बात ऐसा कुछ नहीं, आम जनता से अपील कर रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। जो लेकिन जो फ्रिस्किंग में हो रहा है उसमें हमारा सहयोग करें। यादव समाज की ओर से युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 11 जनवरी 2026 को यादव छात्रावास पचरीपारा दुर्ग में होगा। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव उपस्थित होंगे। तो वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता, खेलकूद, वहीं आलू दौड़, मटका फोड़, रस्सी दौड़ जैसी सुई धागा जैसी आदि आयोजन जो है किया जा रहा है कार्यक्रम का, जिस पर जानकारी देते हुए समाज के अध्यक्ष अमर सिंह यादव ने बताया है कि हर वर्ष की भांति हम इस तरह का आयोजन करते हैं, जिससे हमारे समाज की शादी युवक युवतियां जाकर अपना परिचय देते हैं और यहां पर उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। यादव समारोह एवं युवा युवती परिचय सम्मेलन है। हमारे मतलब युवा लोग का शादी नहीं हो पा रहे करके हम लोग प्रचार प्रसार बहुत कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के हर शाखा के यादव समाज के युवक एवं युवती भाग ले, ताकि परिचय हो तो जल्दी शादी हो जाए। क्योंकि ढूंढने में हम लोग को बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग ये चाहते हैं, प्रयास यही रहेगा कि हर मतलब हम लोग प्रदेश में बहुत प्रचार प्रसार कर देते हैं, है ना। यही रहेगा हमारी ये मतलब युवा की शादी जल्दी हो जाए। और खोजने में कम से कम 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन घूमते घूमते 6 महीने, साल भर, 2 साल भी घूमते रहते हैं। तो परिचय समय का मतलब यह है कि आएंगे, देखेंगे, प्रचार जल्दी शादी हो जाएगा, ऐसा उद्देश्य हमारा। समय बचत होगा। हाँ, समय पैसे की बचत होगा, यही ध्यान है। और मिलन समारोह भी हमारा प्रतिवर्ष होते रहता है, उसमें पूरे परिवार साथ उड़ते बैठते हैं और कुर्सी दौड़ वगैरह वगैरह मतलब खेल कूद के प्रतियोगिता कराते हैं, उसमें बच्चे लोग को सम्मान करते हैं। तो 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, पिछले साल जो मेरिट में आए हैं, अच्छा अंक पाए हैं, उनका भी हम मंत्री महोदय के हाथों से सम्मान कराएंगे। साथ ही हमारे वरिष्ठ जन हैं हमारे समाज के, जो बहुत अच्छा सक्रिय रूप से काम करते हैं, तो उनका भी सम्मान करेंगे। अतिथि जो बाहर से आए हैं उनका भी समय समय में देख के पद के हिसाब से सम्मान करेंगे। ऐसा एक सम्मान समारोह भी है, युवा के साथ साथ सम्मान समारोह भी है। साथ में एक हमारा गीता जयंती चलता है। गीता जयंती समारोह जो है हमारे
जिस दिन एकादशी होता है, गीता जयंती होता है, उस दिन हम लोग साल भर मनाते रहते हैं। तो हम लोग उसको एक साथ यादव समाज में शामिल होके ये गीता जयंती बनाते हैं। कितने दिनों का कार्यक्रम है? ये एक दिवसीय कार्यक्रम है, मतलब सवेरे 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। रविवार को रहेगा और एक दिवसीय कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के तौर में कौन आएंगे? मुख्य अतिथि में माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र यादव जी आएंगे, कैबिनेट मंत्री, और सांसद जी है विजय बघेल जी, ललित चंद्राकर जी विधायक वो आएंगे, महापौर अलका बागमार भी आएगी, और कौन है, दीपक तारेदार साहू जी है, शिवराज राउत जी है जो वरिष्ठ हमारे समाज सेवी है, राजेश ताम्रकार जी है वो भी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, अजय यादव जी हमारे प्रदेश की छत्तीसगढ़ कुशल समाज के अध्यक्ष है, मनीष यादव जी पार्षद है हमारे रिसाली निगम के, और यहाँ वार्ड नंबर 28 के पार्षद ममता ओम प्रकाश सेन एवं वार्ड नंबर 29 के पार्षद श्रीमती बबीता यादव भी हम सम्मान वहाँ पर करेंगे, है ना। और समापन समारोह लगभग 4 बजे आयोजित है। तो उनके मुख्य अतिथि रहेंगे देवेंद्र यादव जी विधायक विजयनगर, बोधर यादव जी अध्यक्षता करेंगे हमारे जिला कुशल यादव समाज के अध्यक्ष, अरुण वोरा जी पूर्व विधायक भी रहेंगे, राजेश साहू जी महामंत्री प्रदेश कांग्रेस, धीरज लाल बाकलीवाल जी अध्यक्ष कांग्रेस दुर्ग शहर, मेघनाथ यादव जी प्रांतीय अध्यक्ष सर्व समाज, मन्ना यादव जी पूर्व उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग, श्रीमती गौरीन बाई जनपद सदस्य पाटन की उभी रहेगी, और साथ में हमारे समस्त स्तर के अध्यक्ष जो जिला के हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि उनका भी हम समय में सम्मान कर दे। और विशेष तौर पर क्या क्या आयोजन किया गया है? मतलब भोजन की व्यवस्था भी हमारा निःशुल्क रहेगा, उसमें कोई अलग से ऐसा नहीं है, और हमारा मेन वही है, सिर्फ युवा कृति वाला है, खेल कूद है, और साल भर मिल नहीं पाते तो कम से कम मिले, अपना आयोजन करे और हमारे युवा कृति के संबंध में भी ज्यादा प्रचार प्रसार करे। यही हमारे वर्षों से आयोजन करते आ रहे हैं। लगभग 31वां साल है ये। जो कहाँ से आएंगे युवा कृति परिषद सम्मेलन? वैसे प्रदेश के आसपास रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव, कबीरधाम, इधर आसपास के जिले के लोग आते हैं अधिकांशतः, और हमारा ये तो आयोजन में मतलब हर समय भीड़ के कारण अच्छा भी रहता है। और हम उसमें बताया ना शाखा, अब जो भी शाखा है हमारे समाज में कई शाखा रहते हैं, कुसरिया, झेरिया, ढेटवार, अठेलिया वगैरह वगैरह बहुत सारा है, जो भी उसमें क्या उनको प्रचार प्रसार मिल जाएगा। और हम एक बुक भी छपाते हैं ताकि ना इसको प्रचार युवा कार्यक्रम के बाद छपा के उसको वितरित भी करते हैं। कुछ चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहोगे, समाज को कुछ संदेश देना चाहोगे? ये है कि हमारे जो कार्यक्रम है सफल बनाने के लिए इसको पूरा प्रचार प्रसार करके हमारे समाज में कार्यक्रम अच्छा हो, ये आप प्रचार प्रसार हमारे बहुत अच्छा समाज को लाभ होगा। भारत स्काउट एंड गाइड की राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बोरी के आयोजन में स्कूली शिक्षा विभाग और स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने मिलकर गड़बड़ी की है। सूत्रों के अनुसार 10 करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट वाली इस जम्बोरी में नियम कायदों को ताक पर रखकर राशि का स्थानांतरण किया गया है। साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बोरी का आयोजन 9 से 13 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर में होना था, मगर स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने इस आयोजन को बालोद में करवाने का निर्णय लिया। मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जम्बोरी विषय में प्रेस वार्ता की जाएगी। स्काउट गाइड के कमिश्नर प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता का इंतजार करिए, सब जो है विषय साफ हो जाएगा। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 प्रयोगशालाओं से अधिक प्रभावशाली और बेहतर माना जा रहा है, यह क्योंकि 100 से 125 के दशक में ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया गया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम मनरेगा से अधिक प्रभावी और बेहतर, साथ ही कहा है कि अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए अवसर प्रदान करेगा। मैं इसमें जहां तक आज जो हमारे स्काउट गाइड के कमिश्नर हैं उनके तरफ से प्रेस आएगा और प्रेस में सब चीज क्लियर होगा। देखिए, विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम बहुत अच्छा है, मनरेगा से हर महीने में अच्छा है। उसमें पहले 100 दिन का रोजगार निश्चित था, लेकिन इसमें 125 दिन का रोजगार निश्चित है। 25 दिन ज्यादा रोजगार मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज्यादा
लोगों को मिलेगी और इसमें मजदूरी भुगतान निश्चित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें निश्चित है और अगर नहीं होगा तो अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें जो कृषक हैं, वैसे हमारा ये देश भी कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी हमारा धान का कटोरा है, तो अब 2 महीने जब किसानों का काम पीक पर रहेगा, बुआई का समय होगा, धान कटाई का समय होगा, तो उस समय विकसित भारत जी राम जी का काम 2 महीना बंद रहेगा, तो किसानों को भी आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे। उस समय मजदूर किसानों के यहाँ काम करेंगे और उस समय भी उनको मजदूरी मिलेगी। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर बीबी रामजी बिल लाए जाने पर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने कांग्रेस के विरोध का जवाब देते हुए कहा है कि नया बिल पुराने कानून से बेहतर है, क्योंकि इसमें ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार के दिनों की गारंटी 100 के बजाय 125 दिन कर दी गई है। पांडे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का विरोध केवल इस कारण है कि योजना का नाम महात्मा गांधी से बदलकर रामजी राम रखा गया है। इस नाम परिवर्तन को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। जनता हो, लोग इसके बारे में जाने समझे, आपके प्रेस के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया है। वास्तव में मनरेगा की विफलता के अपने अनुभव हैं। बहुत वर्षों तक मनरेगा में घोटाले की खबर हम सुनते रहे, उसकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। इन सबको देखते हुए ग्रामीण रोजगार और आजीविका के लिए केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना लेके आई। श्री रामलला योजना के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई है। इस विशेष ट्रेन में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि विधायक शुक्ला ने कहा है कि श्री रामलला दर्शन योजना आस्था का सम्मान है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, सीओ संदीप अग्रवाल मौजूद रहे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। ये सभी श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। उल्लेखनीय है कि अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री शामिल हैं। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या जाने ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर स्कॉट एंड सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। और देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए आज छत्तीसगढ़ के यानी भगवान श्री राम के ननिहाल से भक्तजन दर्शन के लिए गए हैं। और ये धन्यवाद देते गए माननीय मोदी जी को, माननीय विष्णु साई जी को, माननीय राजेश अग्रवाल जी को, माननीय नीलू शर्मा जी को और छत्तीसगढ़ सरकार कि उन्होंने ये श्रवण कुमार की जो भूमिका निभाई है उसके लिए छत्तीसगढ़ का जन फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ये सर सब फैसिलिटी है, जैसे बीच में फ्रेश है, फिर कैंटीन है सर ऊपर, फिर बाद में सर्विस ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे जहाँ सर्विस में भी हम ट्रेन करेंगे बच्चों को। और ये 2 शॉप अभी हमारी बनी हुई है सर। एक में हमारा वेल्डिंग फैब्रिकेशन वगैरह सब होता है, इसमें शॉप खुद में असेंबली होती है। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ जाएंगे, ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, और उधर सब स्टॉक वगैरह के लिए।
सर इधर से चल